Hello everyone, welcome back to Chiki Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हमें कवर करना है 3 अगस्त 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस विद स्टैटिक जीके रिवीजन एंड क्विज फाइन. Also, these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. So, आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं में से रिलेटेड है गोलान हिल्स, Damascus, Syria, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, Indian Army, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, ECHS, Digital India, E-Sehat Module, and many more. Fine. So, start करते हैं हमारा सेशन with the very first question, and the first one is who has been appointed as the new chairperson of Union Public Service Commission recent. So यूपीएससी के न्यू चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली और कौन बने हैं? सो द आंसर इज प्रीति सुदान. प्रीति सुदान बन चुकी है यूपीएससी की न्यू चेयरपर्सन. 31 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट करा है प्रीति सुदान को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी. इन्होंने सक्सीड करा है डॉक्टर मनोज सोनी को. डॉक्टर मनोज सोनी 35th चेयरपर्सन थे एंड नाउ 36th चेयरपर्सन बन चुकी है प्रीति सुदान. जनरली प्रीति सुदान आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है. 1983 की आईएएस ऑफिसर ये रह चुकी है. फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ये रह चुकी है. आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि शी इज द सेकेंड वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन. वो सेकेंड वुमेन है एज द यूपीएससी चेयरपर्सन. क्या आप मुझे बता सकते हैं यूपीएससी के फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन रह चुकी है? सो द आंसर इज मिसेस आर एम बैथ्यू. मिसेस आर एम बैथ्यू रह चुकी है यूपीएससी की फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन. एंड सेकेंड विमेन चेयरपर्सन कौन बनी है अभी रिसेंटली? प्रीति सुदान बनी. फाइन. लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ यूपीएससी. सो बेसिकली यूपीएससी को स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. आर्टिकल 3781 में इसका जिक्र है. एंड द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी वाज आर एन बैनर्जी. फाइन. यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फर्स्ट चेयरपर्सन है आर एन बैनर्जी, लेकिन फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन कौन है? एच के कृपलानी. एच के कृपलानी की अपॉइंटमेंट अप्रैल 1947 में हुई थी, जबकि आर एन बैनर्जी की अपॉइंटमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस में हुई थी, अगस्त के बाद हुई थी. दैट्स वाई ये फर्स्ट चेयरपर्सन है, जबकि फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन एच के कृपलानी बिफोर इंडिपेंडेंस. फाइन. एंड इसी के साथ सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फीमेल यूपीएससी चेयरपर्सन थी वो कौन थी? आर एम बैथ्यू. फाइन. यूपीएससी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. इनका जो 6 ईयर का टेन्योर होता है. ठीक है. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Recently, which country has been elected vice chair of the supply chain council? So, supply chain council के vice chair के तौर पे किस कंट्री का अपॉइंटमेंट हुआ है, इलेक्टेड हुई है कौन सी कंट्री? सो द आंसर इज इंडिया. सो रिसेंटली इंडिया अपॉइंट हुआ है वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल. फाइन. सप्लाई चेन काउंसिल बेसिकली एक पिलर है आईपीईएफ का. आईपीएफ स्टैंड फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको स्टार्ट किया था यूएस ने. एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है आईपीईएफ, जिसका एम क्या है? जो मेंबर कंट्रीज है उनके बिटवीन सप्लाई चेन को रेजिलियंस करना, ट्रेड को बढ़ाना, ये इसके मेन मोटिव है. सो बेसिकली आईपीईएफ में टोटल 14 मेंबर कंट्रीज है प्रेजेंटली. आईपीईएफ को लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किया था. और कब किया था? 23 मई 2020 में टोक्यो में. फाइन. विद द यूएसए एज द चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल. सो बेसिकली सप्लाई चेन काउंसिल एक पिलर है किसका? आईपीईएफ का. और इस पिलर को वाइस चेयर करेगा इंडिया. ये न्यूज में रहा था. Let's find the key discussion point of IPEF as well. So basically IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक एग्रीमेंट है जिसका एम क्या है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना अमॉन्ग दी पार्टिसिपेंट मेंबर कंट्री. बेसिकली ट्रेड को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा नहीं देता है आईपीएफ. ठीक है. एक पॉइंट ध्यान रखना है, आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बस नेगोशिएशन को बढ़ावा देता है. आईपीएफ के 4 पिलर है. 4 पिलर का नाम ध्यान रखना है. ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है एंड प्लेयर इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी है.
फाइन। फेयर इकोनॉमी इज द फोर्थ पिलर ऑफ आईपीएफ। इंडिया केवल पिलर सेकंड, पिलर थर्ड एंड पिलर फोर्थ का ही मेंबर है। पिलर वन में वो एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस पर है। फाइन। एमसीक्यू में जो चार ऑप्शंस में आपको मिलते हैं क्वेश्चन, उसमें आ सकता है ये कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आईपीएफ का जो पिलर वन है उसका मेंबर नहीं है इंडिया, वो ऑब्जर्वर स्टेटस में है। फाइन। ये आपको ध्यान रखना है। एंड आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जस्ट नेगोशिएशन को बढ़ावा देता है ये बिजनेस रिलेटेड ट्रेड एग्रीमेंट में। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next one is, which country hosts International Conference of Agriculture Economists? So International Conference of Agriculture Economists इसको कौन host करेगा? So the answer is India will host the 32nd International Conference of Agricultural Economists from August 2 to 7 2024 at Pusa Institute, New Delhi. So New Delhi में host करेगा 32nd edition of International Conference of Agricultural Economists. Fine. ध्यान रखना है, इंडिया ने सेकेंड टाइम होस्ट करेगा। इंडिया ऑलरेडी 1958 में होस्ट कर चुका है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट को। कहाँ पर? मैसूर में किया था। और 66 इयर्स के बाद सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। फाइन। बेसिकली इस इवेंट को हर 3 साल के गैप में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और कौन कराता है ऑर्गेनाइज? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट कराता है। और उसी के लिए जो कॉन्फ्रेंस है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है। फाइन। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेरियस एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर। Fine. Let's find the key discussion point of International Association of Agricultural Economists. So basically इसको फॉर्म किया गया था 1929 में। 1929 में फॉर्म किया गया था IAAE को। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज को ग्लोबली एड्रेस करना, अवेयर करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड फर्स्ट टाइम इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी 1929 में ही हुई थी। फाइन। आगे बढ़ते हैं इसकी थीम पर। सो थीम ऑफ द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सो इस बार 32nd एडिशन की जो थीम रहने वाली है वो है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये इसकी थीम रहने वाली है। फाइन। इसी के साथ 1929 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया गया था। और जो फाउंडिंग मेंबर है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में भी किन्होंने इसको फाउंड किया था? लियोनार्ड एल्मस ने किया था। लियोनार्ड एल्मस ने। और इंडिया ऑलरेडी 10th एडिशन को पहले होस्ट कर चुका है इसके। मैसूर में किया था ना इंडिया ने। और कब किया था? 1958। Fine. So next one is, which ministry recently launched the National Apprenticeship and Training Scheme 2.0 portal? So NATS 2.0 portal को recently किस ministry ने launch करा है? So the answer is Ministry of Education. Ministry of Education ने recently launch करा है NATS 2.0 को। न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली इस प्रोग्राम के तहत 100 करोड़ रुपीस का स्टाइपेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया via डीबीटी। डीबीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फाइन। बेसिकली इस पोर्टल का एम क्या है, क्या काम करता है ये? सो बेसिकली ये जो पोर्टल है सपोर्ट करता है इंटर्नशिप्स को और अप्रेंटिसशिप को इन आईटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल्स टू बूस्ट यूथ स्किल। तो इंटर्नशिप को सपोर्ट करता है और उसी के लिए रिसेंटली स्टाइपेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था लगभग 100 करोड़ रुपीस via डीबीटी। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। बेसिकली पोर्टल को बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए और इंश्योर टाइमली स्टाइपेंड पेमेंट्स के लिए। फाइन। एनएटीएस की बात की जाए, इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। एंड किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था। अब जाकर ये कन्वर्ट हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। फाइन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है फ्रेश ग्रेजुएट्स को एंड डिप्लोमा होल्डर्स। फाइन। डीबीटी यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको लॉन्च किया था 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ट्रांसफर किया जा सके बेनिफिट्स को एंड सब्सिडीज को ऑफ वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट। ठीक है। बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सब्सिडीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में डीबीटी को स्टार्ट किया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को। और
जो फर्स्ट स्कीम थी जो डीबीटी के अंडर आई थी वो थी एलपीजी सब्सिडी। सो एलपीजी सब्सिडी को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेयर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फाइन। सो बेसिकली नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम के तहत रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 100 करोड़ रुपीज का स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज पे रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, which armed force has launched the electronic services e-health assistance एंड टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल को रिसेंटली किस आर्म फोर्स ने लॉन्च करा है? सो द आंसर इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च करा है ई सेहत मॉड्यूल। ई सेहत मॉड्यूल फॉर टेली कंसल्टेशन फॉर ECH बेनिफिशियरीज। ECH स्टैंड फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। सो बेसिकली ECHS को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2003 में, ताकि हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके। किसको? जो आर्मी पर्सनल से एक्स सर्विसमैन है और उनके डिपेंडेंट्स को। सो जो रिटायर्ड ऑफिसर है, पेंशन होल्डर्स है, उन सभी को हेल्थ केयर स्कीम्स प्रोवाइड कराने के लिए ECHS को बनाया गया था। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 2003। और इसी के लिए एक पोर्टल है, पोर्टल का नाम क्या है? ई सेहत पोर्टल। फाइन। इसी के साथ ई सेहत मॉड्यूल और ECHS पार्ट है डिजिटल इंडिया का। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया को स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इसी का पार्ट है ECHS एंड इसके लिए जो मॉड्यूल है वो है ई सेहत। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज गोलान हाइट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो गोलान हाइट्स की बात की जा रही है, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज सीरिया। सीरिया में लोकेटेड है गोलान हाइट्स और इस पर इजराइल का ऑक्यूपेशन है। इजरायली ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स। बेसिकली यहाँ पर अभी रिसेंटली एक डेडली स्ट्राइक हुई। दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा और इससे बताया जा रहा है कि जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? गोलान हाइट हो सकता है। इसराइल और फिलिस्तीन के बिटवीन जो वॉर चल रहा है उसी का पार्ट रहा था ये न्यू कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। बेसिकली गोलान हाइट्स की लोकेशन कहाँ पर है? सो सीरिया में लोकेटेड है ये, साउथ वेस्टर्न सीरिया। कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न सीरिया में लोकेटेड है। 1000 किलोमीटर स्क्वायर का प्लेटू है ये। और किसके अंडर आता है? इसराइल के अंडर आता है और इसके जो रूल्स है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं। स्ट्रैटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स फाइंड। सो बेसिकली जो गोलान हाइट है एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर है। किसके लिए? इसराइल के लिए, जॉर्डन के लिए एंड सीरिया के लिए। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इट वाज कैप्चर्ड बाय इसराइल फ्रॉम सीरिया ड्यूरिंग द सिक्स डे वॉर इन 1967। सो 1967 में सिक्स डे वॉर में सीरिया से कैप्चर किया था इसराइल ने इसको। और जो कम्युनिटी यहाँ पर रहती है गोलान हाइट्स में, जो मेन कम्युनिटीज है वो ड्रूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन है, जुइस है। ठीक है। ड्रूज का ध्यान रखना है। ड्रूज एक अरेबिक कम्युनिटी है जो कि गोलान हाइट्स में पाई जाती है। इसराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है गोलान हाइट्स का? सो बेसिकली जो सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, उसकी जो व्यूज है वो क्लियरली विजिबल है गोलान हिल्स के टॉप पॉइंट से। दैट्स वाई इसराइल के लिए ये मेन पॉइंट है और इसराइल ऑक्यूपाइड है ये। सीरिया के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, सीरिया की कैपिटल दमास्कस से रिलेटेड एक्टिविटीज को क्लियरली देखने के लिए गोलान हिल्स का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसराइल के लिए। और बेसिकली जो गोलान हाइट्स है वो शेयर करता है अपने बॉर्डर जॉर्डन एंड लेबनान के साथ। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस है इसराइल के लिए गोलान हाइट्स। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनेमिक्स टेक्नोलॉजी? सो रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप करा है नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनेमिक टेक्नोलॉजी? सो द आंसर इज साउथ कोरिया। सो रिसेंटली साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने डेवलप करा है नैनोमाइंड। नैनोमाइंड एक टेक्नोलॉजी है जो काम करती है मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर। बेसिकली मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है ताकि ब्रेन सर्किट्स को कंट्रोल किया जा सके। मैग्नेटोजेनेटिक्स इस टर्म का मतलब क्या है? सो बेसिकली मैग्नेटोजेनेटिक एक टर्म है जो कंबाइन करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैग्नेटिक फील्ड से, ताकि कंट्रोल किया जा सके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को। और इसको स्टार्ट किया गया था 2016 से मैग्नेटोजेनेटिक्स का कंसेप्ट आया था। इस इनोवेशन से हेल्प मिलेगी ब्रेन रिसर्च में एनहांसमेंट करने के लिए,
ट्रीटमेंट किसकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझने के लिए। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक टाइप की टेक्निक होगी जिससे ब्रेन के जो सिग्नल्स है उन्हें कन्वर्ट किया जा सके कंप्यूटर कमांड में और समझा जा सके एंड डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस को इनेबल और डेवलप किया जा सके। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है नैनोमाइंड का, जिसको साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परख इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो परख इनिशिएटिव की बात की जा रही है, रिसेंटली न्यूज में था। सो बेसिकली इसका जो एम है वो क्या है? स्टैंडर्डाइजिंग स्कूल बोर्ड असेसमेंट नेशन वाइड। सो परख एनसीईआरटी की यूनिट है जिसको 2023 में स्टार्ट किया गया था और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है कि 9th 10th एंड 11th की जो परफॉर्मेंस है उसे 12th क्लास के मार्क्स में ऐड किया जाना चाहिए। ये सजेशन है परख इनिशिएटिव का, जो कि यूनिट है एनसीईआरटी। परख की फुल फॉर्म की बात की जाए तो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको स्टार्ट किया गया था। सो एनईपी 2020 का पार्ट है परख इनिशिएटिव और इसका एम क्या है? स्कूल बोर्ड का जो सिलेबस है, असेसमेंट प्रोग्राम है, उसको स्टैंडर्डाइज करना और एवोल्यूशन को एम्फोसाइज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और एनईपी 2020 के साथ ये अलाइन करता है। एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको स्टार्ट किया गया था 1961 में। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सेटअप इन 1961 में। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसने रिप्लेस किया था किसको? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस करके आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फाइन, दैट्स व्हाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ नेविगेशन सिस्टम इज एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम एम के सेकंड रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। सो एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम एएलएनएस एम के सेकंड की बात की जा रही है। किस टाइप का सिस्टम है ये? अभी न्यूज में रहा था। सो एक टाइप का रिंग लेजर गायरो बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम एम के सेकंड। फाइन, सो रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो इंडियन आर्मी है वो रिसेंटली प्रोक्योरमेंट करने वाली है किसका? एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम एम के सेकंड का फॉर आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स। फाइन, इस सिस्टम को बेसिकली यूज किया जाएगा रिंग लेजर गायरो टेक्नोलॉजी के लिए और जीपीएस एंड हाइब्रिड नेविगेशन मोड्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है एंड इट विल बी सोर्स फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको सोर्स करेगा अंडर द बाय इंडिया आईडीडीएम कैटेगरी। फाइन, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वटेझुटू रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो वटेझुटू टर्म की बात की जा रही, रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये? सो द आंसर इज सिलेबिक अल्फाबेट। ये टाइप का सिलेबिक अल्फाबेट है, रिसेंटली न्यू डिस्कवरी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है वटेझुटू एंड 8 तमिल इंस्क्रिप्शन कहाँ पर? एट थलिकेश्वर टेम्पल इन तिरुपुर तमिलनाडु। सो तिरुपुर तमिलनाडु के एक टेम्पल में, हिंदू टेम्पल थलिकेश्वर टेम्पल में रिसेंटली 8 तमिल इंस्क्रिप्शन मिले हैं और वटेझुटू मिला है। वटेझुटू एक टाइप का सिलेबिक अल्फाबेट है, लिपि, लिपि आप बोल सकते हो, जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि होती है उसी प्रकार तमिल के लिए जो लिपि है वटेझुटू, इसकी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है। कहाँ पर? थलिकेश्वर टेम्पल में। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। वटेझुटू एक स्लेविक स्क्रिप्ट है, लिपि है, यूज फॉर राइटिंग तमिल एंड मलयालम इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज और मलयालम लैंग्वेज को लिखने के लिए जिस लिपि का यूज किया जाता था उसी की अभी डिस्कवरी हुई है तमिलनाडु रीजन में, केरला रीजन में एंड श्रीलंका रीजन में। फाइन, इसी के साथ जो 10 क्वेश्चन का एनालिसिस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब आगे बढ़ते हैं हम रिसेंट रिवीजन क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन करने वाले अपॉइंटमेंट्स का। सो रिसेंटली फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन विच स्टेट। सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल की न्यूज थी ये। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज फ्रेश गाइडलाइंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। सो ये जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज करी थी। विच हाई कोर्ट रूल दैट कास्ट विल नो हैव
caste will have no role to play in appointment of temple priest. So ये जो डायरेक्टिव आए थे ये मद्रास हाई कोर्ट से आए थे. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन. सो ये बात करता है डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के अपॉइंटमेंट की. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो रिसेंटली जो होस्ट कंट्रीज रही है डिफरेंट समिट्स की कॉन्फ्रेंसेस की उनकी रिवाइज कर लेते हैं. विच कंट्री आर द होस्ट ऑफ एआई सेफ्टी समिट इन 2024? सो साउथ कोरिया एंड फ्रांस. एंड फ्रैंकफर्ट बुक फेयर इसको होस्ट किया था किसने? जर्मनी ने किया था. नेक्स्ट इज विच स्टेट यूटी होस्ट द समक्का सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल? सो इसको होस्ट किया था तेलंगाना ने. विच कंट्री होस्ट द एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग plus expert working group on counter terrorism field training exercise 23? So ये जो होस्ट किया था रशिया ने किया था. एंड होस्ट ऑफ एशिया कप 23 टूर्नामेंट इसको होस्ट किया था श्रीलंका एंड पाकिस्तान ने कंबाइन मिलकर. Nipun Bharat mission recently seen in the news is launched by which ministry? So the answer is Ministry of Education. Credit trading scheme recently seen in news is an initiative of which ministry? So ये है Ministry of Power का initiative. ई उपहार पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने. एंड रिपोर्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ अडल्ट इन इंडिया. सो किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया था. फाइन. आगे बढ़ते हैं. सो जो जगह अभी न्यूज में रही थी, पैंगोंग लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो पैंगोंग लेक ये कहाँ पर है? लद्दाख में है. Achanakamar Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So ये located छत्तीसगढ़ में. गोलान हाइट्स इसके तो आज हमने बात करी है कहाँ पर है? सीरिया में है. एंड बोहाई गल्फ ये कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है. फाइन. आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन. सो इसी के साथ सेशन के एंड पर ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये लास्ट जो टॉपिक्स रहे थे क्वेश्चंस रहे थे लास्ट डेज की करंट अफेयर्स रहे थे उन्हीं में से है. सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. अगर आपने जुलाई की सारी क्लासेस देखी है रिवीजन किया है तो इनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे. सो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने. इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड आज जो मैंने टेक्निक यूज करी है बिना पेन के कंप्लीट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कवर किया है. सो इसमें क्या सही लग रहा है? लाइक पेन का जो यूज हमने एकदम हटा दिया है वो एकदम ठीक लग रहा है आपको? आप इसके बारे में मुझे बताएं. फाइन. सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू जीके टुडे.